लेकिन जिस व्यक्ति के बयानों से वो एकदम तिलमिला गए हैं उनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव, जिन्हें आप तस्वीर में फिलहाल देख रहे हैं। आप हैं फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट, लेकिन ट्रंप को इन्होंने इतना खोंच दिया कि ट्रंप से रहा नहीं गया। मैसेंजर ऑफ पीस कहलाने वाले ट्रंप इतने आग बबूला हो गए कि जो ये कहने को तैयार हुआ करते थे कभी कि बाइडेन काल में तृतीय विश्व युद्ध होने ही वाला था, ये तो मैं आया और दुनिया में युद्ध रुकने लगे, अचानक वो खुद युद्ध के लिए उकसावे की स्थिति में आ गए। किसके कहने पर? इन महाशय के कहने पर। कौन है ये भाई साहब? ये पुतिन के एकदम समझिए तो राइट हैंड है। अब कैसे राइट हैंड है ऐसे समझिए, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों को साथ लिए चलते हैं। ऐसे ही समझकर चलिएगा कि जब आप रूस की बात करें तो रूस के अंदर पुतिन और मेदवेदेव को भी आप एक साथ ही लेकर चल सकते हैं। अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि इनके बीच की दोस्ती कितनी गहरी है, लेकिन ट्रंप के इस ट्वीट से इस गहराई को पहले समझ लीजिए। इनका कहना है कि बेस्ड ऑन हाईली प्रोवोकेटिव, आसान भाषा में उकसावे के कहे बयानों को ध्यान में रखते हुए, और वो किसके? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया दिमित्री मेदवेदेव, who is now deputy chairman of Security Council of Russian Federation, I have ordered 2 nuclear submarine to be positioned in the appropriate regions। देखिए, सबमरीन को बता के नहीं भेजा जाता है कि कहां भेजा जा रहा है। अब रूस चूंकि इतना बड़ा क्षेत्रफल रखता है तो किसी भी तरफ से अगर भेजा जाए, बस ये नहीं बताया जा रहा है कि किधर से भेजा गया है, एप्रोप्रिएट रीजन्स में इसे भेज दिया गया है। जस्ट इन केस दीज फुलिश एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स आर मोर देन जस्ट दैट, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपसे पहले भी कहता आया हूं, ट्रंप केवल बातूनी आदमी है, बयान वीर हैं, और ऐसे में उन्हें बयान ही परेशान करते हैं। मोदी जी का संसद में बयान परेशान किया, भारत ने उसे टैरिफ के रूप में देख लिया। ऐसे में दिमित्री मेदवेदेव का बयान परेशान किया, बयान से परेशान हुए और परेशान होकर के सबमरीन भेज दिए। भूल गए कि मैं तो यार अभी पीस के लिए नोबेल लेने की मांग कर रहा था। ये नोबेल पीस मांगने वाला जो व्यक्ति है अचानक सबमरीन भेजने के लिए तैयार हो जाता है, इतना उकसावे में आ जाता है। कहता है वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन ऑफन लीड टू unintended consequences. I hope this will not be one of those instances. Thank you for your। तो भाई साहब, उकसावे की बात। अच्छा, उकसावे से मैं आपको याद दिला दूं, ये पहली दफा नहीं है कि अमेरिका और रशिया एक दूसरे के सामने उकसावे के तहत आमने सामने आ गए हों। इतिहास रहा है। क्यूबन क्राइसिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, टीम से कहूंगा कि वो सजेशन में डाल दे उसे। लेकिन क्यूबा का क्राइसिस भी कभी ऐसे ही हुआ था, और कभी और डिटेल में इसे विषय में हम लेकर आएंगे। होता है, अमेरिका और रशिया एक दूसरे के साथ आमने सामने आए हैं, लेकिन वो कभी सामने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक दूसरे पर गोला दाग दिए। वो थर्ड पार्टी के अंदर जाकर घुसते थे और वहां झगड़ा करते थे। चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो, फिर चाहे कोरिया का मामला हो, दुनिया में जहां भी हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मामला हो, दुश्मनी दोनों देशों के बीच में है, अमेरिका और पाकिस्तान की, अमेरिका और यूएसएसआर के, सोवियत रूस के इतिहास में। लेकिन उस दुश्मनी को आमने सामने कन्फ्रंट करके नहीं लाते ये लोग, थर्ड व्यक्ति के नाम पर आते थे। जैसे अभी रशिया यूक्रेन भी है, तो आपको लग रहा है कि रशिया यूक्रेन झगड़ा कर रहे हैं, असल में यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है, तो अमेरिका और रशिया एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक रूप से शीत युद्ध के काल से अब तक चला आ रहा है। चूंकि शीत युद्ध सोवियत रूस और अमेरिका के बीच कहलाता था, सोवियत रूस 1991 के बाद रहा नहीं, वो टूट गया 15 देशों में, उनमें से केवल रूस बचा। तो जो सोवियत संघ से निकला रूस है, वो आज उसी लीगेसी को कंटिन्यू करके अमेरिका से झगड़ रहा है। तो ये जो झगड़ा है ना, ये लंबे समय से चला आ रहा है। पहली बार आप ये मान सकते हैं कि अमेरिका अपनी तरफ से डायरेक्ट रशिया को टारगेट करते हुए सबमरीन भेज दिया। ये छोटी खबर नहीं है, खबर में बड़ी गहराई है और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आपको यह जानना होगा कि कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके बयान से ट्रंप इतना आग बबूला हो गए। हर जगह जो आदमी पीस के लिए नोबेल मांग रहा है, लेकिन वो आदमी एक व्यक्ति के बयान पर उबल कैसे सकता है? तो साहब, इसका नाम है दिमित्री मेदवेदेव। कौन है ये? साहब, दिमित्री मेदवेदेव होने को तो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, फिलहाल डेप्यूटी सेक्रेटरी काउंसिल में है, ये डिप्टी हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। लेकिन कहा जाता है कि पुतिन और ये, मतलब ये बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं, बात एक ही है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठता रखते हैं, इतनी घनिष्ठता कि पुतिन से मिलने वाले लोग इनसे मिले बिना रहते नहीं हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इनके साथ तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। इन्होंने मतलब सत्ता ऐसे चलाई है जैसे पहले प्रधानमंत्री का पद रूस के अंदर प्रभावी होता था और उस समय पर इनको प्रधानमंत्री बनाकर रखा, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, राष्ट्रपति के पद को प्रभावशाली बनाना है, तो इनको राष्ट्रपति बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर पलटी मारा तो भाई हमारा
आदमी प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो इन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, आप राष्ट्रपति बन जाओ। जब तक राष्ट्रपति का पद कमजोर था, बोले आप, मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं, आप प्रधानमंत्री बन जाओ। रूस में ऐसा होता था कि 4-4 साल के लिए राष्ट्रपति हुआ करते थे। इन्होंने ही मतलब कहलवा करके इनके कहने पर 6-6 साल का कार्यकाल कर दिया। पहले होता था 2 ही बार तक व्यक्ति रह सकता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया। तो ये सारा काम करने में इन दोनों का एक दूसरे के साथ तगड़ा दोस्ताना है। अब उस दोस्ताने को आप तस्वीरों से समझ ही रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर देखे जाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब रूस के साथ कोई वार्ता हो रही हो तो प्रमुख नेताओं के साथ आप दिमित्री मेदवेदेव को ऐतिहासिक रूप से देखते आए होंगे, और नहीं तो मैं तस्वीरों में दिखा देता हूं। शी जिनपिंग के साथ आप दिखाई दे रहे हैं, आप मतलब ये वियतनाम के अंदर जो वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ आप इन्हें देख रहे हैं। ऐसे ही ओबामा के साथ आप मेदवेदेव को लंच टेबल पर बैठे देख रहे हैं। मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि ये बहुत सी जगह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप इन्हें देख सकते हैं। मतलब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी मुलाकात की तस्वीर बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने साझा की थी। मतलब ये वो व्यक्ति है जिसको रूस में बड़ी इज्जत, और मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये वो व्यक्ति है जिसे पुतिन के बाद अगर रूस में कोई पहचाना जाता है तो वो ये है। ठीक है, मतलब ग्लोबली जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, उनके विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री आधिकारिक पद पर विदेश मंत्री हैं, सर्गेई लेवरोव जो हैं, लेकिन उसके अलावा इन्हें जिस तरह से माना जाता है, कहा जाता है पुतिन के समकक्ष हैं ये। पुतिन इनके साथ शैडो चलते हैं, मतलब इनको ये कभी 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 वो इनको, तो एक दूसरे को साथ लिए चलते रहते हैं। ठीक है, ये एक तस्वीर 2017 की है जिसमें दिमित्री मेदवेदेव आपको ट्रंप के साथ, ट्रंप के पुराने कार्यकाल में दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी छोटा आदमी नहीं है। ठीक है, इनका ट्विटर ज्वाइन करना ट्विटर वालों के लिए एक बड़ी खबर था जब इन्होंने ट्विटर पहली बार ज्वाइन किया था। ठीक है, ये 2010 की खबर है जब इन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था। तो ऐसे में रशियन मेदवेदेव पुतिन को लगातार सपोर्ट करते आए हैं, यही इनका पूरा प्रोफाइल है। आपका अगर कार्यकाल दिखाया जाए तो आप 2000 से लेकर 2008 से लेकर 12 तक आप रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जब आप रूस के राष्ट्रपति थे उससे पहले पुतिन थे और उसके बाद पुतिन थे, तो ये सीटें एक्सचेंज करते थे। पुतिन 8 साल तक रहे, 8 साल के बाद बन नहीं सकते थे तो इनको बनाया। इन्होंने आकर कहा कि अगला जो राष्ट्रपति बनेगा वो 6 साल के लिए बनेगा और अनलिमिटेड काल के लिए बनेगा, तो इन्होंने ही इनके लिए राह प्रशस्त की थी। तब से लेकर पुतिन अब तक सत्ता में बने हुए हैं। ठीक है, मतलब मेदवेदेव ही पुतिन को 6 साल का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो दिलवाने वाले व्यक्ति रहे और खुद उस समय प्रधानमंत्री बनकर बैठ गए। तो इस तरह से दोनों के बीच की केमिस्ट्री आप समझ सकते हैं। अब सवाल आता है कि साहब इतनी सारी बातें हो गई तो अल्टीमेटली अब कलेश है क्या, जिसके चलते ट्रंप को यह लिखना पड़ गया कि मैं दिमित्री मेदवेदेव की बात से उकसावा मानते हुए अपनी तरफ से सबमरीन भेज रहा हूं रशिया के अंदर, रशिया के आसपास के क्षेत्रों में बिना बताए। और आपको थोड़े दिन पहले अगर याद हो तो इन्होंने रशिया और इंडिया को साथ में लेते हुए कहा था कि ये दोनों डेड इकोनॉमी हैं और डेड होने के लिए इंडिया और रशिया जो है एक साथ घुस रहे हैं। इस बात पर भी मेदवेदेव ने इनकी चुटकी ले ली थी। अब मेदवेदेव की ताजा बात बताता हूं जिससे कि ट्रंप भड़के हुए हैं। हुआ ये 28 तारीख का ट्वीट है जिसमें कि ये मेदवेदेव लिखते हैं कि ट्रंप प्लेइंग द अल्टीमेट गेम विद रशिया 50 डेज 10 डेज ही शुड रिमेंबर 2 थिंग्स। देखो आपको याद हो तो पुतिन कभी भी सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान नहीं देते जो कि, या फिर ये कहिए कि सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान नहीं देते। वो बयान देते हैं तो वो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होता है, दे दिया अब ये छप गया, माना जाएगा कि यही फाइनल था। लेकिन एक आदमी ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो कि माहौल को बनाकर रखे। तो ट्रंप की तरह ही रूस ने इन दिनों मेदवेदेव को छोड़ा हुआ है कि उधर से वो डायलॉग मारते हैं, इधर से तुम मार दो। तो मेदवेदेव का डायलॉग था कि 2 बातें ऐसी हैं, ही शुड रिमेंबर 2 थिंग्स। किसके बारे में बोला जा रहा है? ट्रंप के बारे में, कि वो 2 बातें याद रखें। पहला कि रशिया कोई इजराइल नहीं है और ना ही वो ईरान है। ये बात कब बोल रहे हैं? ये 28 तारीख को। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि ट्रंप लगातार रूस को कह रहे हैं कि आपको इतने दिन में शांति कर लेनी चाहिए, आपको इतने समय का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, आपको रुक जाना चाहिए, अदरवाइज मैं ये कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपके साथ बुरा कर दूंगा। तो ये लोग उस बुरे से जब बाइडेन थे तब नहीं घबराए, जब उन्होंने पूरी तरह से इन्हें तहस नहस करने का काम कर दिया। अब ये और क्यों घबराएंगे? तो अब अमेरिका को लगता है कि उनके पास केवल एक ही कार्ड बचा है जो ट्रंप कार्ड कहा जा सकता है, वो ये कि रूस से अगर कोई तेल खरीदता है तो उसे रोक दो, उसकी सप्लाई रोकने के बाद में वो यूक्रेन पर हमले रोक देगा। ये ट्रंप को लगता है कि उन्हें समझ में आ गया है, ऐसा कुछ खेला किया जा सकता है। लेकिन वो बहुत आगे की सोच के संघर्ष कर रहा है, कोई आज का संघर्ष थोड़ी है उसका। एनीवे, इसी वजह से मेदवेदेव ने कहा कि ना तो हम इजराइल हैं ना हम ईरान हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये कह तो सकते थे कि भारत पाकिस्तान, क्योंकि ट्रंप बार बार कहते थे ना हमने सीज फायर कराया, लेकिन वो भारत का नाम नहीं लिए। ईरान इजराइल का जो युद्ध इन्होंने रुकवाया, तो उस स्थिति में ये कहने लगे कि हमें वैसा मत समझो कि रशिया यूक्रेन रोक देंगे क्योंकि मैंने कहा।
इसका मतलब साफ संदेश था कि युद्ध रोकने के लिए हमारी तरफ उम्मीदों से मत देखना कि तुम्हारे कहने से रोक देंगे। दूसरा पॉइंट, ईच न्यू अल्टीमेटम इज ए थ्रेट। तुम ये जो बार बार हमें अल्टीमेटम देते हो ना, इतने दिन में रोक दो, इतने दिन में रोक दो, मैं इसे थ्रेट ही मानता हूं और मानता हूं कि ये अगला कदम अब युद्ध के लिए ही उठ रहा है। नॉट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बट ऑन हिज ओन कंट्री। याद रखना, ये जो अल्टीमेटम तुम दिए जा रहे हो, इतने दिन में रोक दो, इतने दिन में रोक दो, ये रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध को नहीं बढ़ा रहा है, अब ये अमेरिका और रशिया के बीच में युद्ध बढ़ा रहा है, ध्यान रखना। तो बोल ये रहे हैं, शब्द किसके हैं? पुतिन के। क्यों बोला जा रहा है? ताकि ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जा सके। तो इनने जवाब दे दिया। अब जब इनने जवाब दे दिया कि अमेरिका से युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं, इससे ट्रंप बौखला गए। ये बौखलाहट ही थी जिसमें ये कह रहे थे कि भाई साहब, आई हैव ऑर्डर्ड, ये इन जस्ट इन केस दीज फुलिश एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट आर मोर देन जस्ट दैट। मतलब ये इस बयान को जो ये खुद देते थे ट्रंप, उनको इससे कोई दिक्कत, भाई साहब इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा कि मैं अपनी तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूं रशिया, क्या पता कब कुछ हो जाए। और भाई साहब, ये मैसेंजर ऑफ पीस वाला व्यक्ति अचानक पीस की जगह भूल गया और युद्ध के लिए अपनी तरफ से सबमरीन भेज दिया। जो जानते हैं वो बेहतर है, नहीं जानते उन्हें बता दूं, पानी में डूबकर चलने वाला वो जहाज जो युद्ध के पर्पज से बनाया गया है, इसे पनडुब्बी कहते हैं क्योंकि पानी में डूबकर चलता है। दुश्मन को ना पता चले इसलिए इसमें तकनीकियों में परिवर्तन किया जाता रहता है। दुश्मन पता लगाने के लिए जनरली साउंड रेंजिंग डिटेक्शन, जैसे कि सोनार पद्धति कहते हैं, उसका उपयोग करता है। लेकिन सोनार का भी पता तभी होता है जब साउंड वेव्स भेजी जाएं और वो टकराकर वापस लौट कर आएं। लेकिन ये आभास पूर्वाभास ना हो, इसलिए सबमरीन को बिल्कुल साइलेंट बनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि पानी में इतना गहराई से डूबकर चलती है कि आपको ऊपर से पता नहीं चलता कि नीचे से कोई जहाज निकल गया। ये जो नीचे से अंडरग्राउंड होकर निकलने वाली जो इसकी अद्भुत कला है, ये कई तरह से पहचानी जाती है। पहचानी से मतलब, अगर मान लीजिए कि इसमें डीजल इंजन लगा है तो बुलबुले ऊपर की तरफ निकलते रहेंगे, तो बुलबुलों से अंदाजा लग सकता है। इसलिए उसके स्थान पर डीजल के बाद इलेक्ट्रिक प्रकार की सबमरीन प्लान की गई, ताकि डीजल से चले, इलेक्ट्रिक इंजन को मतलब बैटरीज को चार्ज कर ले, और जब उसको अंडरग्राउंड होना हो तो वो बैटरी से, क्योंकि बैटरी पॉल्यूशन के बिना चलेगी, बिना गैस निकाले चलेगी, तो वो अंडरग्राउंड साइलेंटली निकल जाएगा। लेकिन बैटरी से चलने वाली सबमरीन बहुत देर तक अंडरग्राउंड रह नहीं सकती, उसे फिर डीजल इंजन ऑन करना पड़ेगा, और जैसे करेगा फिर बुलबुले दिखेंगे। तो डीजल से इलेक्ट्रिक अपने आप में एक उन्नत तकनीक थी। उसके बाद तकनीकियों में परिवर्तन हुआ और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन्स आई, जिनमें कोई पॉल्यूशन गैस के रूप में नहीं था। जब गैस के रूप में नहीं था तो ये साइलेंटली चलने की स्थिति में हुआ करती थी, और दुनिया में होड़ मच गई न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की। अब दो बातें हैं, न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन बोले तो जो चलने में न्यूक्लियर रिएक्टर की ऊर्जा का उपयोग करे, और न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब है कि भले ही वो चलने वाली डीजल सबमरीन हो या डीजल इलेक्ट्रिक हो, लेकिन न्यूक्लियर बम फेंक सके। तो ये बात जो बम फेंकने की है, ये तो किसी में भी हो सकती है, मतलब वो कैपेबिलिटीज है, विकसित की जा सकती हैं। लेकिन रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन बनाना, ये अपने आप में एक उन्नत तकनीक मानी जाती है। कहा जाता है कि ये फिर स्टेल्थ प्रकार की हो गई कि आप पकड़ नहीं सकते इसे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है, अर्थात जो पकड़ में ना आ सके वो सबमरीन भेजी है। तो उम्मीद है आपको टाइप ऑफ सबमरीन बेसिक तरीके से, फिर हथियार फेंकने के आधार पर कि यहां से निकला हथियार घूमकर जाता है या सीधा जाके मारता है, तो क्रूज है या बैलिस्टिक है, इस तरह से यहां से चीजें निकलकर आती हैं। बात सबमरीन की हो तो अमेरिका के पास कुल 71 सबमरीन रिपोर्टेड हैं। उनमें से 14 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि फेंकेंगी तो मिसाइल पैराबोलिक पाथ में जाकर के अटैक करेंगे, और 53 जो है ना वो न्यूक्लियर संचालित, यानी जिसको मैंने कहा न्यूक्लियर रिएक्टर से जो चल रही हैं वो पनडुब्बियां हैं, और 4 गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियां इनके पास शामिल हैं। अमेरिकी पनडुब्बियों की कई क्लास हैं, ओईओ, ये हालांकि आपको जानने का फिलहाल तो वक्त वो नहीं है, लेकिन जान लीजिए 4 टाइप की इनके पास सबमरीन होती हैं। इनका कंटेंट आपको हमारी वेबसाइट अंकिtinspireindia.com पर और अपनी पाठशाला.com पर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बात आती है कि साहब रशिया के पास क्या हाल है। रशिया के पास, जैसे इनके पास 71 है, तो इनके पास 64 सबमरीन हैं इस समय सर्विस में, और इनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में 14 सबमरीन्स ऐसी हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, और 11 वो हैं जो क्रूज मिसाइल चला सकती हैं और न्यूक्लियर पावर्ड हैं। मतलब टेक्नोलॉजी में कहीं रूस पीछे नहीं है। अब सवाल यह आता है कि रूस के पास भी तकनीकी है और अमेरिका के पास भी तकनीकी है, दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न और दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देश हैं। ऐसे में दोनों का आमना सामना यह होना केवल ध्यान बटाने की कला है, या फिर ट्रंप सद्बुद्धि खो चुके हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है?
क्योंकि यह सबको पता है कि यदि इन दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो कुछ बचेगा नहीं। लगभग 5,000 के आसपास अमेरिका और उतने ही लगभग रूस न्यूक्लियर बम लेकर बैठा है। अगर फेंकने पर आए तो दोनों देश छलनी कर देंगे। ऐसे में दिक्कत यह है कि यह केवल ध्यान बटाना ज्यादा लग रहा है। युद्ध करने की स्थिति में ना तो रूस है और ना ही अमेरिका। उन्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे पर न्यूक्लियर बम नहीं फेंक सकते, और जब नहीं फेंक सकते तो बेहतर है कि हम शांति से रहें और यह मानकर चलें कि भाई धमका लिया, दुनिया का ध्यान बटा लिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि ध्यान बटाने की बात आई कहां से, हुआ क्या। अभी 2 दिन पहले अगर आपको ध्यान हो, हालांकि हमने इसके ऊपर ट्वीट किया था, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है हमारा। वहां पर हमने बताया था कि जापान के तट के नजदीक प्रशांत महासागर में, जहां पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनती है, जहां पर अर्थक्वेक बहुत आते हैं, अर्थक्वेक वाली जगह पर समुद्र में तूफान आया है। अर्थक्वेक जब समुद्र के अंदर आता है तो उसे सुनामी जनरेट होती है, यानी समुद्र की लहरें बहुत तेजी से तटों पर जाकर टकराती हैं। इतनी तेज टकराती हैं कि कई बार तो उनसे पूरा पूरा शहर तबाह हो जाता है, जैसे जापान के साथ हुआ था जब जापान में सुनामी आई। तो इस बार थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ कि समुद्र के अंदर सुनामी का अलर्ट आया, और सुनामी के अलर्ट से कहा गया कि जो सबमरीन रशिया के अंदर पैसिफिक ओशन के तट पर खड़ी थी उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो एक तो तात्कालिक कारण यह बताया जा रहा है कि इनकी सबमरीन को नुकसान हुआ है, इसलिए अमेरिका अपनी तरफ से सबमरीन भेजकर इन्हें डरा रहा है। यह रिपोर्टेड है, इसका कोई तर्क नहीं है, कोई देश अपनी हालत खराब नहीं बताता है, ठीक है। रशियन सबमरीन खराब हुई नहीं हुई ये न्यूज में आने लगा, इसका कोई तर्क अभी तक निकलकर नहीं आया है। कहा जा रहा है कि इन्होंने जो कामचटका के आसपास वाला एरिया था वहां पर सबमरीन को नुकसान हुआ है। एक तो कारण यह बताया जा रहा है। दूसरा कारण क्या है, असल में हो क्या रहा है ना, ट्रंप धीरे धीरे अपने देश में लोकप्रियता में कम होते जा रहे हैं। लोकप्रियता कम होने का बड़ा कारण है इनके रवैयों का लगातार बदलना, उससे अमेरिकियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। जिस तरह से हमें लग रहा है कि हमारा व्यापार प्रभावित होगा अमेरिका से अगर टैरिफ हम पर लगते हैं, लेकिन उससे भी उलट एक बात यह है कि अमेरिकियों को भी तो ओवरऑल महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। जब अमेरिकी महंगा खरीदेंगे तो अमेरिकियों के लिए तो महंगाई बढ़ेगी ही ना। दुनिया के हर देश पर आप कुछ ना कुछ टैरिफ लाद रहे हो, तो ऐसे अमेरिका को तो यह माल महंगा ही पड़ेगा। इससे अमेरिकी लोग जो हैं, या फिर इनके जो अगेंस्ट वाले जो लोग हैं यानी डेमोक्रेट्स जो हैं, वो इनके खिलाफ हो रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले इलॉन मस्क आपको मालूम है ही, वो इनके खिलाफ हो ही चुका है, अलग पार्टी बना चुका है। तो ऐसे में इनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे गिर रहा है। तो पैसे मैसेंजर ऑफ पीस के नाम पर ये जो नोबेल प्राप्त करने का पागलपन सनक सवार किए हुए हैं, ये अब मजाक का विषय अमेरिका में भी बन रहा है। ऐसे में ये उस इमेज से लड़ना चाहते हैं कि नहीं, ये मत समझो, आवश्यक पड़ा तो हम युद्ध भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो लिंडसे वाली जो बात है ना कि भाई ओबामा मत समझो, बाइडेन मत समझो, हम युद्ध कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये कुछ ट्वीट्स हैं जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ये वो व्यक्ति है जो आया था ये कहने के लिए कि मैं युद्ध रुकवाऊंगा, वर्ल्ड वॉर 3 तो ओबामा बाइडेन करवाने वाले थे, आज ये खुद सबमरीन भेज रहा है। तो इनका अलग तरीके से क्रिटिसिज्म चल रहा है। खैर, इनकी बातों पर लोग अब इतना वो नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में इनका जो अप्रूवल रेटिंग है ना यूएस के अंदर, वो धीरे धीरे गिर रहा है ट्रंप का, जिससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो क्या है, अमेरिका में इन्होंने जिस तरह से ये टैरिफ गेम खेला, लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया, अपने देश से बाहर फेंका, ये सारा काम जो कर रहे थे, इससे अमेरिका के अंदर जॉब के अंदर कटौती आ गई। 73,000 जॉब ही फिलहाल जुलाई मंथ में नई जुड़ पाई हैं, जिसके चलते अमेरिका में जॉब क्राइसिस है। मतलब जॉब के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% के हिसाब से अमेरिका में बढ़ रही है। आप में से कुछ लोग तत्काल प्रभाव से निकल कर आएंगे और मुझे कमेंट में कहेंगे आपको अपना नहीं दिखता, इंडिया के हाल क्या है। भाई, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री है। डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रोथ रेट तेज होता है, जैसे भारत का 6.5%। डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रोथ रेट कम होता है। ऑब्वियस सी बात है, 100 किसी के पास है और किसी के पास एक है, 1 से 2 बनाने में फिर भी लगता है कि जल्दी बन जाएगा, 100 से 200 होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डेवलप्ड कंट्रीज अगर ग्रोथ रेट में धीरे हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर ज्यादा है तो उनके साथ संकट खड़ा होता है। यही कारण है कि इनके यहां की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा इन दिनों नोटिस हुई है, 4.2% के आसपास है, जिसके चलते ट्रंप इतने नाराज हो गए कि जिस आदमी ने ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाली न्यूज निकाली कि सर ये हुआ है, इनके लेबर मिनिस्ट्री ने इन्हें उसी को ही फायर कर दिया। ये आप खबर देख रहे हैं, राइट आफ्टर फायरिंग कमिश्नर। मतलब यहां पर देखिए, ट्रंप ने फायर कर दिया ऑफिशियल को, और ये खबर 1 अगस्त 2025 की आप देख रहे हैं, जिसने अमेरिका में यह कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया है। ट्रंप ने उसे नौकरी से निकाल दिया कि तुम फर्जी आदमी हो, तुम चाहते ही नहीं हो कि हम कुछ अच्छा करें, ऐसा कह के उसे नौकरी से निकाल दिया। तो एक तरह से अमेरिकी महंगाई में चल रहे हैं,
अमेरिकी बाजार पिटे हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये ध्यान बटाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। टैरिफ की घोषणा के बाद में इनके बाजार में फिर से 1.1 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गया। क्यों? क्योंकि फिर से टैरिफ की सूचना आते ही इनका बाजार नीचे आ गया कि अब हमारी कंपनियों का क्या होगा, वो लोग हमसे बदला लेंगे, हमारा माल नहीं बिकेगा, हमारे साथ व्यापार नहीं होगा, फिर खराब हो जाएगा। तो पूरा लाल रेड ब्लड जो है वो इनके मार्केट में आ गया। तो कुल मिलाकर के अमेरिकियों का ध्यान बटाने के लिए कि चलो मैंने सबमरीन भेज दी, अब तुम चर्चा करो कि रूस और अमेरिका लड़ेंगे तो क्या होगा। देखो नहीं लड़ेंगे, ये केवल ध्यान बटाने वाला काम है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका ये जो स्टंट है ये समझ में आया हो कि ये केवल ध्यान बटाने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए किया गया प्रयास है। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।